बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए इस वक्त चीन सबसे बड़ा ख़तरा है, तो क्या चीन को इमरान ख़ान ने बड़ी ताकत बना दिया है? इस वक्त रूस ने दोबारा अंगड़ाई ले ली है, तो क्या रूस को इमरान ख़ान ने दोबारा एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत पे बदल दिया है? उसामा बिन लादेन ने अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज किया और अल-कायदा की तंजीम के ज़रिए अमेरिकी मफादात को हिट किया। क्या उसामा बिन लादेन इमरान ख़ान साहब के करीब रहे थे या इमरान ख़ान साहब ने उनके साथ मोर्चों में बैठ के अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद की थी? अमेरिका की नाक रगड़वाई है अफ़गान तालिबान ने, तो क्या अफ़गान तालिबान इमरान ख़ान साहब के मदरसों में ज़ेर तालीम रहे थे, या फिर क्या PTI के कारकुनों ने हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान जाकर अमरीकियों के ख़िलाफ़ ख़ुदकुश हमले किए थे? अब तो नोम चोम्स्की भी कहने लगे हैं कि जी कोई साजिश नहीं हुई। हालांकि नोम चोम्स्की वो आदमी है जो अमेरिकी स्टेट के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और जितनी भी उसकी इस्तेमारी किस्म के इक़दामात होते हैं तो नोम चोम्स्की उनके ख़िलाफ़ सबसे पहला आवाज़ बुलंद करते हैं। तो क्या नोम चोम्स्की को भी मियां नवाज़ शरीफ ने ब्राइब कर लिया है, या क्या मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी राय पे भी बदल दी है? लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान है, लाडला है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आजकल उन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि अमेरिका उनसे बड़ा तंग था, इसलिए अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत हटा दी है। तो अब एक और मामला भी आने वाला है और उसका फ़ैसला होने जा रहा है, वो है पार्टी फंडिंग केस का। तो यकीनन इमरान ख़ान साहब से कोई बईद नहीं है कि वो ये दावा करे कि जी ये पार्टी फंडिंग केस भी उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश तैयार की थी। तो जिस बंदे ने ये साजिश तैयार की थी तो आज हमने उनको ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि उनको इस काम के लिए अमेरिका ने कितनी मदद फ़राहम की थी और इमरान ख़ान साहब की क़यादत से पाकिस्तान को महरूम करने के लिए उन्होंने क्यों अमेरिका के शह पे इतना सब कुछ किया। तो अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ है जो पार्टी फंडिंग केस के बुनियादी मुहर्रिक और फ़रीक है, पिटिशनर है। तो अकबर साहब, ये आप भी अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो कोई कंस्पिरेसी थ्योरी हैच कर लेते हैं। अब ये केस को 7 साल 6 महीने हो गए हैं और तकरीबन 2,500 से ज़्यादा इसको घंटे हो गए। 180 के करीब हेयरिंग्स हो चुकी हैं, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के, और इन्होंने पता नहीं 50-60 दफ़ा। जब आपने ये केस दायर किया, पहले तो पार्टी के अंदर जो है ना, आप इमरान ख़ान साहब को ईमेल वगैरह करते रहे, उनसे डिस्कशन करते रहे, फिर जब आपने इलेक्शन कमीशन में केस डाला तो अमेरिका में किसकी हुकूमत थी? सोचना पड़ेगा जी 2014 में किसकी हुकूमत थी। अच्छा, ओबामा थे। ओबामा, हाँ। 2014 से आप इस केस को लेके बढ़े। अभी तक तो ओबामा ने कोई कोशिश नहीं की मेरे से रब्ता करने में, या कोई तो ओबामा ने कोई रब्ता वगैरह नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। हाँ। लेकिन जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो साजिश गढ़ देते हैं। अब ये मेरे केस में ये इतने अरसे से चल रहा है, तो अचानक कहते हैं कि ये साजिश हुई है, और ये इनको एज इफ कि उनको अभी पता चला है। यानी इन्होंने 9 वकील बदले हैं और ये मुतालबा अब कर रहे हैं दूसरी जमातों का भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तमाम जमातों का, हर जमात का अपना मामला है, उसके अपने सबूत हैं, उसके अपने केस की नौयत होगी। इलेक्शन कमीशन ज़रूर हर जमात के पीछे चले। तो इन्होंने तो 2017 में जाके ये 3 जमातों के ख़िलाफ़ किया। मेरा तो 2014 से केस चल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तो जो तारीख़ी ताख़ीरी हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद अपने फ़ैसले में लिखा कि 10 अक्टूबर 2019 को कि PTI इमरान ने हिस्टोरिक अब्यूज़ ऑफ लॉ किया है, यानी तारीख़ी अब्यूज़ ऑफ लॉ किया है टू डिले द केस। तो ये तो खैर अब बहाने, अब वक्त आ गया है। अब हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया और हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन पे फ़ैसला दिया जो इन्होंने दाखिल की थी। इन्होंने कहा था असद उमर के दस्तखतों से कि जी अकबर बाबर को केस से निकाला जाए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह माफ़ करे कि इनकी क्या सोच है, ये किस दुनिया में रहते हैं
कि ये कह रहे हैं कि अकबर इस बाबर को 7.5 साल केस, ये मुद्दई है, इसको केस से अलग करो, इसको दस्तावेजात ना दो। हमने तमाम दस्तावेजात ले भी ली हैं। ये अब जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 30 डेज़ में फैसला किया जाए, तो हाई कोर्ट आप गए थे? नहीं, हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गया था, असद उमर के दस्तखतों से गए थे एज सेक्रेटरी जनरल। उन्होंने ये दावा किया था कि अकबर को 7.5 साल बाद केस से अलग किया जाए। अच्छा। और ये दावा किया था कि इसको, ये जो दस्तावेजात हैं जिसमें से कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, जो इन्होंने जमा कराई हैं मार्च 15 को, इन्होंने जो जवाब दिया है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, वो कहते हैं कि जी अकबर बाबर को ना दिया जाए, और ख़ुद अपने मुखालफिन के खिलाफ ना सिर्फ केस करते हैं, उसकी स्क्रूटनी कमेटी में बैठते हैं और फिर ही मुतालबा करते हैं कि इनका 1 महीने के अंदर इनका भी फैसला किया जाए। भाई इधर 7.5 साल हो गए हैं, इधर मतलब कितनी 150-160 के करीब पेशियाँ हो गई हैं। नहीं, वो जो पिछले इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार रजा साहब और उनके सेक्रेटरी, वो तो इमरान खान पे बड़े मेहरबान थे और उनके केसों को भी लटकाते रहे। इस केस को भी सरखाने में डाल दिया था, उनके लिए आरटीएस भी फेल करवाया गया। तो अब ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतहरक हो गए हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये मेरे मुखालिफ हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। तो देखिए कि सरदार रजा साहब भी, जब अगर आपको याद हो 2019 के आखिर में ये हवा बनी थी कि फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने फिर अटैक शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन में करप्शन हुई है, पीटीआई की तरफ से उन पर इल्ज़ामात लग गए। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो इनके अपने तजवीज़ कुनंदा है, इन्होंने खुद नॉमिनेट किया। अब ये चाहते क्या हैं? फिर उसके बाद जब वाना में 21 जनवरी को इमरान खान ने खड़े होकर खुलेआम कहा कि हम तो इस इलेक्शन कमीशन से बहुत मुतमईन हैं, हम इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत मुतमईन हैं, अब हमें तसल्ली है, अब हमें इंसाफ होगा, अब हमें अनबायस्ड वो आएगा। फिर जब इनके मामलात ख़राब होने लगे, जब पता चला कि स्क्रूटनी कमेटी वाकई अब एक रिपोर्ट बनाने लगी है, तो इनके वज़ीरों ने क्या कुछ नहीं कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, आग लगा देंगे, ये पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, और फिर जाके माफ़िया मांग ली। तो ये बेसिकली वो टेंडेंसी है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये चाहते हैं कि कानून, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्होंने लगाई प्रेसिडेंसी में, कि कानून भी इनका हो, मुनसिफ भी इनका हो, फैसला भी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक है। ये इनकी मर्ज़ी है, ये कानून भी तोड़े, आइन भी तोड़े जब इनकी मर्ज़ी। तो ये वो फैशन, एक मुतालबा तो उनका जायज़ है ना, ऑन ए सीरियस नोट, के भाई बाकी पार्टियों के साथ भी फिर ये हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों का हिसाब 2017 में चला है, मुझे नहीं पता वो किस स्टेज पे है, और वो यकीनन होना चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पीटीआई एक ट्रेंड सेटर बनेगी। खान तो कहते थे हम मॉडल है ना, तो हम मॉडल बनेंगे कि सबसे पहले अपना एहतसाब करेंगे गैर कानूनी फंडिंग का और ये तमाम बेकायदगियों का, और उसके बाद देखें जब आप एक रोल मॉडल सेट हो जाते हैं तो फिर दूसरे ऑटोमेटिकली उसके अंदर आते हैं। तो यकीनन होना चाहिए बाकी जमातों का, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन बेहतर जानता है कि वो किस स्टेज पे है, अभी क्या तहकीकात हो रही है, अभी स्क्रूटनी कमेटी किस मरहले पे पहुंची है, ये तो उनका काम है। मैंने 4 साल इंतज़ार किया ये स्क्रूटनी कमेटी जो 1 महीने के लिए बनी थी मार्च 2018, और इसको 4 साल लगे अपनी रिपोर्ट बनाते बनाते। उसमें जो मैंने जो देखा वो तो एक किताब में मैं लिखूंगा कि किस तरह इसको स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख के कहती है कि जी हम आपको स्टेट बैंक का रिकॉर्ड इसलिए नहीं दे सकते कि पीटीआई इतराज़ करती है यानी जिस पे इल्ज़ाम है उसके एतराज़ पे तो हम बड़े मरहलों से गुजरे हैं। तो और 7.5 साल बाद अब जाके हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि 30 दिन के अंदर, और इंशाल्लाह फैसला भी आ जाएगा। बाबर साहब, तो पीटीआई ने जो दस्तावेजात जमा कर दी है अपनी सफाई में, तो उससे वो बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो जाती? देखिए मेरा ख्याल है ये जो 15 मार्च को पीटीआई ने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं, अगर कोई दुश्मन भी होता तो शायद ऐसी दस्तावेज़ ना जमा कराता। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा चीज़ें साबित अपने ख़िलाफ़ कर दी हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इन्होंने एक दस्तावेज़ जमा कराई है, उसी बड़ी दस्तावेज़ का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 11 बैंक अकाउंट्स जो कि स्टेट बैंक के ज़रिए निकले थे पीटीआई के, उनको डिसओन किया कि ये हमारे अकाउंट नहीं है। और ये वो 11 वो सफ़ात हैं, 113, 118, 120, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। इन 11 अकाउंट्स को ऑपरेट कौन करता था? इन्होंने कहा कि जी हमें इसका इल्म नहीं था, स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड आए तब हमें पता चला, यानी 2018 में। फिर उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने इनको केस को इन अकाउंट्स को ऑपरेट किया, इनसे इन्हें हमसे इजाज़त नहीं ली थी, इसमें जितना पैसा पाकिस्तान में या गैर मुल्की आया इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो 11 लोग कौन हैं? अब वो 11 अकाउंट्स के जो लोग हैं
उसमें असद कैसर है, शाह फरमान है, इमरान इस्माइल है, मियां महमूद रशीद है, नजीब हारून है, पार्टी की टॉप लीडरशिप जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन में इधर उधर घूम रहे थे कि किसी तरह डिले करे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू पीटीआई गैर कानूनी अकाउंट्स खोले। अब आगे देखिए, आगे जो बड़ी दिलचस्प बात है ना ये पीटीआई का ये जवाब किन के दस्तखतों से जमा हुआ है? ये पीटीआई की तरफ से जमा हुआ है, तो ये इमरान खान इज द रिस्पोंडेंट। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है कि ये 11 अकाउंट जो ऑपरेट हो रहे थे, जो इन्होंने मेंशन नहीं किए थे पहले, तो उससे लाताल्लुकी जाहिर की कि हमारे पार्टी के अकाउंट नहीं थे, जो स्टेट बैंक से निकले हैं। और अच्छा। और लाताल्लुकी कब इजहार किया? अभी। हाँ, और जबकि अब आप दिलचस्प बात है ये भी जब लेकिन वो है इन लोगों के नाम पे असद कैसर वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पीटीआई की मरकजी रेजोल्यूशन है। और ये पीटीआई, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पीटीआई की मरकजी रेजोल्यूशन है। इसमें क्या है? इसमें क्या है, ये सरदार अफजल तारिक खान के जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनकी तरफ से दस्तखत शुदा इन चंद अकाउंट्स के साथ वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? दिसंबर 2012 में। मैं आपको बताऊं ना कि दिसंबर 2012 में इनमें ये सबूत मेरे पास आए। इन्हीं अकाउंट्स के साथ मरकजी क़यादत, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी, मरकजी फाइनेंस बोर्ड उनको हिदायत दे रहा है मैनेजर्स को। और ये अभी तो कह रहे हैं कैसर वगैरह को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, लेकिन उनको देखिए कि वो अभी भी अकाउंट तो बहरहाल उनके नाम पे मौजूद है। और दोनों में से इमरान खान कहते हैं कि ये मेरे पार्टी के अकाउंट नहीं। इस पे तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा, बल्कि इसमें क्रिमिनल केसेस बनते हैं कि आपने गैर कानूनी अकाउंट पार्टी के इख्तियार के बगैर कैसे खोले। और फिर इसमें अमाउंट्स भी लिखी हुई है, करोड़ों रुपए जो आए हैं इन अकाउंट्स में, वो भी लिखे हुए हैं कि हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो और फिर क्या इन्होंने ये अकाउंट्स अपने, अच्छा, वो डेड अकाउंट भी नहीं है, 11 अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, अभी भी वो एक्टिव हैं। ये तो उन्होंने दावा किया कि जी हमें 2018 में पता चला, जबकि उसको ये खुद इन्होंने कहा कि जी हमारी जो मरकजी सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वो इन अकाउंट्स को नहीं जानता था, जबकि इनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी और सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की करारदादें आ गई। पहले जो स्टेट बैंक से आपको रिकॉर्ड दिया गया, यानी पीटीआई की हुकूमत में, उसमें आपने ये मालूम किया कि भाई ये 11 अकाउंट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं। 4 जनवरी को स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी। स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि हमने ना इनके दस्तावेजात पे भरोसा किया, ना जो अकबर बाबर ने जमा कराए उस पर, हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स पे ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ठीक। उन्होंने उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा कि इन्होंने हर साल अकाउंट्स छुपाए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक से जो अकाउंट्स आए, उन्होंने कहा क्योंकि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा कराती है ना हर सियासी जमात, इमरान खान अपने दस्तखतों से कराते हैं पीटीआई के हवाले से, उसमें आया कि आपने 2 अकाउंट जाहिर किए, 7 बरामद हुए, 2 अकाउंट जाहिर किए, 12 बरामद। इस तरह उन्होंने पूरी फहरिस्त दे दी। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में क्या कि कितने अकाउंट इमरान खान ने छुपा के रखे थे? हर साल 7, 8, 9 कुल टोटल अगर आप 5 साल करें तो 50 से प्लस हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन तो अब उसके बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ लिया है जब ये पार्टी के अकाउंट, जब ये रिपोर्ट आ गई और उसमें लिख दिया, स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया कि ये अकाउंट्स आपने छुपाए हैं, कंसील किए हैं, तो तब इन्होंने ये सोचा, इनके ब्रेन्स ने काम किया, इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा इनमें से 11 अकाउंट्स को हम परे कर देते हैं, ये तो हमारा ही नहीं है। और उन अकाउंट्स को ऑपरेट करने जो मैंने नाम लिए, उसके अलावा 1-2 नाम है, बड़ी तकलीफ होती है। एहसन रशीद जो इमरान के करीबी दोस्त थे, जो जब सऊदी अरेबिया आरामको में होते थे अपनी जेब से पैसा दे के पार्टी को चलाते थे, जो लाहौर पंजाब के पीटीआई के प्रेसिडेंट थे कई साल, जो वफात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए, वो उसका नाम भी डाल दिया कि उसने भी गैर कानूनी तौर पे, यानी अंदाजा लगाएं कि असद कैसर का, मुझे वो असद कैसर पहले से उनके मामलात बड़े ख़राब है, वो तो फंस जाए। ये तो फंस जाहिर है। दोनों में से एक पार्टी नाम पे अकाउंट चले हैं और वो कहते हैं, उनकी लीडरशिप कह रही है कि ये हमारी पार्टी के, और एक आईनी इदारे में जमा करा दिया ये रिकॉर्ड कि हमने ये दावा जो है रिटर्न में जमा करा दिया, अकाउंट का नंबर दिया है, अकाउंट का टाइटल दिया है, इन लोगों के नाम लिखे हैं और साथ का इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। इन्होंने असद कैसर, शाह फरमान वगैरह से ताल्लुक ही जाहिर कर दिए। ये वो टिपिकल विंटेज है ना इमरान खान का कि वो दूसरों की कामयाबी को ओन करता है, अपनी नाकामी को डिसओन करता है। और दूसरी एक और बात भी है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ही इज़ प्रूव्ड, जिस तरह ये इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, जिस तरह ये इदारों पे उंगली उठा रहा है, यानी जिस प्याले में आप खाते उसमें आप सुराख नहीं करते। नहीं तो अब उनका इक़्तिदार भी नहीं रहा और अमेरिका ने उनकी हुकूमत को उनके बकौल हटा दिया है, तो बस फिर आप अब माफ़ कर देना, पीछे हट जाए ना। आप तो अब खुद भी अमेरिका मुखालिफ हैं। ये जो साजिश का मामला है ना, मैं इस पर ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि साजिश असली जो है वो क्या,
वो क्या हुई? साजिश ये हुई कि एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग हुई, गैर मुल्कियों ने फंडिंग की, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की, भारतीय शहरियों ने फंडिंग की। मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ जिनका पीटीआई के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में उनका नाम लिखा हुआ है भारतीय शहरी का, कि उन्होंने कितने पैसे दिए। ये होती है साजिश। एक सियासी जमात को प्रोपेल किया गया गैर कानूनी फंडिंग के ज़रिए इक़्तिदार में, फिर इक़्तिदार में जाके उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान में गुर्बत लेके आए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी लेके आए, पाकिस्तान में इदारों पे हमला किया। आज डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तानी इदारों पे। ये होती है वो साजिश। जब एक आपका हुक्मरान वक्त जिसने हल्फ लिया कि वो आइन की पासदारी करेगा, कानून की पासदारी करेगा, वो जब अपने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाता है, ये है साजिश। आज पाकिस्तान के इदारों बशमूल पाक फ़ौज, उसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया, किस वास्ते? ये वो तकसीम के अवाम और लोगों को आमने सामने लिया जाए। ये जो हमारे रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ये जो और लोग हैं जो अभी भी थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़ख्म ताज़ा है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होगी, तो अभी जो चीखते हैं उनको समझना चाहिए असली साजिश ये है। एक इंडियन मेजर रिटायर्ड जो है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ाना जहर उगलता है, वो भी कल मैं देख रहा था, वो कह रहा है कि जी हमारे इंडियन की जितनी खिदमत इमरान खान कर रहा है तो हम करोड़ों रुपए खर्च करके ये नहीं कर सकते थे। बग़ैर गोली चलाए पाकिस्तानी फ़ौज को जिस तरह बदनाम कर रहा है, तो उससे कहा कि वो तो हमारा हीरो होना चाहिए। तो क्या आप भी इस कंस्पिरेसी थ्योरी को, जिस पे मौलाना फजल रहमान जैसे लोग भी यकीन करते हैं, आप भी अब इसको बाय करते हैं कि इमरान खान एक साजिश के तहत आए थे? वो कहते हैं मुझे अमेरिका ने हटाया है, और आप लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है। और ये तो अभी 2013 तक का मामला है। अब धरना तो बाद में शुरू हुआ था जब बोरियों में पैसे आए थे। अभी तो गैर कानूनी फंडिंग होना अलग बात है, तो लेकिन क्या गैर मुल्की ताकतें उनको लाई भी हैं? गैर कानूनी फंडिंग एक मकसद के लिए की जाती है। आपने एक सियासी जमात को इक़्तिदार में लाना है तो एक मकसद के लिए लाना है। वो मकसद ज़ाहिर हो गया जब हमारा वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहा है। यानी कितनी तकलीफ़ की बात है कि उसने हल्फ लिया है पाकिस्तान का। वो कोई इंडिया का जोकर मिनिस्टर भी पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करता। ये खड़ा होके सिर्फ इसलिए, ये मैं उस हवाले से थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये कि एक शख्सियत है जो अपनी ज़ात के अलावा कुछ और देख नहीं सकती। उसको इक़्तिदार चाहिए था, हर कीमत पे चाहिए था। उसके लिए जो भी उसकी मदद करे, इमदाद करे, वो उसको लेने के लिए तैयार था। और उसको इक़्तिदार से हटाने के बाद वो जो कुछ कर सकता है, अटैक कर सकता है। उसने अपने इदारों पे हमला किया, उसने पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की, सिर्फ इस वास्ते कि उसको देखे ना। अभी उसने एक बड़ी भोली सी बात की है कि अगर गलती होगी तो दोबारा इलेक्शन करा के मुझे वापस इक़्तिदार में ले आओ। ये माइंडसेट है, ये बहुत वो किसको, अमेरिका से कहना चाहते हैं या किसी और नहीं, जो पिछली दफ़ा जो इनको लेके आए थे ये उनको कह रहे हैं, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, लेकिन कहने नहीं, वो थ्रेटनिंग केबल तो अब बहरहाल एक हकीकत है। वो तो खैर रूटीन में भी होती रहती है, लेकिन अब इमरान खान साहब, ये तो हकीकत है कि वो रूस गए थे, और रूस की तरफ हमारे जरदारी साहब भी जाएँ तो हिलरी क्लिंटन फ़ोन करके धमकी देती है, उस पर जाने पे वो नाराज़ होते हैं। लेकिन आपने मुझे एक इंटरव्यू में बताया था कि जी इमरान खान साहब ने बुश की कामयाबी के लिए 2 रकात नफल पढ़े थे। आप पे यकीन करें या नहीं, वो तो मैं हल्फन कह रहा हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में हल्फन कहा था। मैं बल्कि इन्होंने कहा था कि वो सारा सिलसिला बताया था कि किस तरह बुश अगर जीतेगा तो बुश जो है रॉथस्चाइल्ड्स के बड़ा करीब है, रॉथस्चाइल्ड जो है वो गोल्डस्मिथ्स के बड़े करीब हैं, जिसकी वजह से फिर आई हैव एक्सेस टू द वाइट हाउस। तो ये उन्होंने बात की थी। बल्कि एक और आपको बात बता दूं कि ये जो इनके जो हैं चहेते फॉर्मर ब्रदर इन लॉ ज़ैक गोल्डस्मिथ, जिसने अभी ट्वीट भी किया कि इनको क्यों हटाया, तो इमरान ने मुझे खुद बताया कि इन्होंने शर्त लगाई थी वे बैक 2003-04 में कि $1 अगेंस्ट $10,000 कि इमरान को कहा था कि यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यस, ये कब? ये उन्होंने मुझे बताया था कि जबकि इनके उस वक्त ताल्लुकात ख़राब हो गए थे फैमिली के अंदर, लेकिन इन्होंने कहा कि ज़ैक गोल्डस्मिथ ने मुझ पे शर्त लगाई है $1 अगेंस्ट $10,000 कि तुम यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब वल्लाह आलम उनको कैसे, किस साल की बात? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2003-04 की बात है जब इन्होंने मुझे बताया था। तो ये मतलब देखिए ना कि ये कहाँ से वो आ गया कि वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सो देयर इज़ मोर टू व्हाट मीट्स द आई ऑब्वियसली। और फिर वो अभी उसको डिफेंड कर रहे हैं।
उसको कह रहे हैं कि इसको क्यों निकाला। ये है असली। देखिए, लेकिन अब तो जैक स्मिथ ने, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे तो जैक स्मिथ ने ये ट्वीट की है, बड़ी अफसरदगी का इजहार किया है उसके हटने पे। लेकिन उसने, जैक स्मिथ ने कहा है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये भी कहा है। हाँ हाँ। चले फिर इस दफ़ा मैं जैक से शर्त लगाता हूँ कि बन के दिखाएं। अब मैं जैक गोल्डस्मिथ से शर्त लगाता हूँ जो हाँ। उसने खान पे लगाई थी कि ये बनेगा, कि ये बन के दिखाए। देखिए, एक सेंटेंस में इमरान खान ने एक काम किया 3 साल में। एक तो वो मईशत तबाह की, बेरोजगारी, मुल्क के इदारे वगैरह, लेकिन एक बड़ा काम किया है। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड अगेन। He cannot be trusted again। उसने जिस तरह इदारों को, अमेरिकन बयानिया तो पाकिस्तान में बहुत इजीली बिक जाता है। जितना मर्जी बिके, हकीकत आ जाएगी सामने। अभी जो इनकी कारकर्दगी आएंगी और कानून हरकत में आएगा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा, बहुत सारी हकायक अभी आने। अभी मैंने कहा ना, जख्म ताज़ा है तो चीख ज़रा ज़्यादा है, वो अभी ठीक हो जाएगा। अकबर बाबर साहब ने कहा कि कानून हरकत में आएगा। तो नाजरीन, वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म तारड़ साहब साथ होंगे एक ब्रेक के बाद, और उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़ेर क़यादत पाकिस्तान का कानून किसके ख़िलाफ़ किस तरह हरकत में आएगा, एक वक्फे के बाद। खुशामदीद आपको जिरगे में, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो हमज़ा शहबाज साहब के ओहद का मसला था, वो तो बिल्कुल पार्टी फंडिंग केस बन गया, लटक गया है। तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वो आरिफ अलवी साहब तो तैयार नज़र नहीं आते। जी, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। ये बड़ी तकलीफ सिचुएशंस है। मैं तो कहता हूँ कि जो आइन बनाने वाले थे, जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इस आइन पे अमल दरामद शायद हम जैसे लोगों से होना है और किस तरह के लोग आएंगे। तो उन्होंने तो बड़ी सीधी सीधी सिचुएशंस के लिए आइन बनाया, और इस खलूस और इस नीयत के साथ कि जो भी आइनी ओहदे पे होगा वो इसमें लिखे हुए हर लफ्ज़ की जो तत्हीर है और उसका जो तकद्दुस है उसका ख्याल करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह चली है कि लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए या पार्टी वाबस्तगी और अपने कायद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आइन को भी भूल बैठे हैं। सदर मुमलिकत को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, जो कि उन्होंने परसों जारी किया था, उन्होंने बड़ी, मैं कहता हूँ कि जुडिशल रेस्ट्रेंट का को एक्सरसाइज करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये आइनी सरबराह हैं हमारी रियासत के, तो हमें ये उम्मीद है कि सदर मुमलिकत सूबा पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए कि 21 रोज से यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वजीर आला और काबीना से महरूम है, और आज इलेक्ट हुए वजीर आला को कई रोज हो चुके हैं और उनको सिर्फ हल्फ ना मिलने की वजह से काम करने की इजाज़त नहीं है, तो ये 24 घंटे में इस मामले को दुरुस्त कर दिया जाएगा और वो अपनी दानिश के मुताबिक किसी आइनी ओहदेदार को मुकर्रर करेंगे कि वो ये ओथ ले ताकि सूबे में जो निज़ाम हुकूमत है वो कायम हो सके। अभी आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पे उनके खिलाफ जाएंगे अदालत, या कि किसी और ग्राउंड पे? जी साफी साहब, आधा काम उन्होंने किया। उन्होंने फौरी तौर पे, शायद उन्हें उस वक्त एडवाइस उनके अपने स्टाफ की थी या उनके जो लीगल कंसल्टेंट है ऑफिशियली अपॉइंटेड, वहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे कोर्ट ऑर्डर को रिफर करते हुए वजीर आजम से तजवीज़ मांग ली, और वजीर आजम ने अपने आइनी इख्तियारात के तहत चेयरमैन सेनेट का नाम भी तजवीज़ कर दिया, मुकाम और जगह भी तजवीज़ कर दी। उसके बाद कुछ मुशावरत के लिए लोग आए जो कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके बाद से अब तक खामोशी है और इस बात को अभी मजीद 24 घंटे गुजर गए हैं। ये हालांकि गवर्नर साहब ने तो अपने आप को, या गवर्नर साहब बीमार भी हो गए थे सदर साहब की तरह, तो फिर क्या रुकावट बनी बीच में? गवर्नर साहब ने तो यूं समझिए ना कि उन्होंने तो मन्नो अन जो है आर्टिकल 255 के तहत अपने आप को गैर हाजिर कर दिया। सदर साहब को मेरे ख्याल में जो मशवरा देने वाले कल साहिबान 2 गए थे, उसके बाद सदर साहब खामोश हो गए, और फिर आपने देखा होगा कि वज़ीर आला ने भी कहा कि
हम सदर साहब से तवक्को रखते हैं कि वो रियासत के सदर हैं, वो किसी पार्टी चेयरमैन के गुलाम ना बने। तो अभी ऑप्शंस दो हैं। ये कल उनके पास कौन गए थे, क्योंकि परसों तो उन्होंने उस दिन बीमार नहीं हुए और 3 वज़रा से हलफ ले भी लिया। जी जी, कल की जो आपके मीडिया की खबर थी कि डॉक्टर बाबर अवान साहब और साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब उनसे मिले और फिर उसके बाद वो बनी गाला भी गए, उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं जी, जो आईनी अमूर में हमें कहीं पे रुक जाना चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए। जो तमाशा कौमी असम्बली में हुआ, जो काम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने किया और फिर जो अदालत ने जिस तरीके से और जिस जुर्रत के साथ उस मामले को सुलझाया, वो भी सबके सामने इन्हें समझ जाना चाहिए। लेकिन तारड़ साहब, ये तमाशा कुछ ऐसा लगता है कि हर तरफ से यकसा हो रहा है। अब आप लोगों को हुकूमत मिल गई तो आपने अपनी पार्टी की सारी लीडरशिप को, जो मुख्तलिफ केसों में मुलजिम हैं, उनको तो ECL से निकाल दिया। तो ये भी क्या इस लिहाज से तो PTI और आप लोगों का रवैया एक जैसा नज़र नहीं आता? साफी साहब, आपने अच्छा किया मुझसे ये पूछ लिया। काबीना ने अपनी पहली मीटिंग में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, क्योंकि ये मुस्तफ़ा इम्पेक्ट से एक केस था जिसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के सारे इख्तियारात और मामलात हैं वो काबीना ने चलाने होते हैं और काबीना के पास इख्तियार है कि वो अपनी सब कमेटी बना दे। तो ECL के हवाले से काबीना की सब कमेटी जो थी वो तहलील हो गई थी पिछली काबीना के टूटने के बाद। तो उन्होंने चार वज़रा पे मुश्तमिल कमेटी बनाई और मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये अर्ज कर दूं कि उनमें से एक ऐसे वजीर नहीं है जिनके खिलाफ कोई किसी किस्म का मुकदमा ज़ेरेज़ हो या उनका नाम कभी ECL में आया हो या आने के लिए रिकमेंड किया गया। तो बतौर वजीर कानून मुझे उसकी सरबराही सौंपी गई। सरदार अयाज सादिक साहब, जनाब नवीद कमर साहब और मौलाना असदुर रहमान साहब जो हैं, ये उसके वफाकी वज़रा हैं, उसके मेंबरान हैं। सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी दाखिला उसमें स्पेशल इनवाइटीज हैं हमें प्रोफेशनल इनपुट देने के लिए। साफी साहब, जब हमने ECL की जो पेंडिंग अपीलें और उसका रिकॉर्ड मंगवाया, यकीन मानिएगा लोगों के नाम 2008, 2007, 2009 के सालों से, यानी कि उस अशरे के भी लोगों के नाम पड़े हुए हैं और उनको सफर की पाबंदियां हैं उन पे। लोग उनमें से अपाहज हो गए हुए हैं। हमने रिप्रेजेंटेशंस देखी कि बच्चों की रिप्रेजेंटेशन है कि हम 2 ही भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, दोनों हम कारोबार के सिलसिले में लंदन में हैं, वालिद का नाम ECL में है, वो किसी बैंक में मुलाजमत करते थे, उनके हमराई मुल्ज़म मिल नहीं रहे, वो उन्हें फालिज हो गया, हमें उन्हें लाने के लिए इजाजत दे दे, लेकिन वो वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं 7 साल से। आर्टिकल 15 आइन का कहता है कि जो नकलो हमल का हक है ये बुनियादी आइनी हक है, आप किसी को रोक नहीं सकते मुल्क से जाने और आने के लिए, सब्जेक्ट टू लॉ है। लॉ ये तो नहीं कहता कि आप ताहयात पाबंदी लगा दें, ना किसी को सजा हुई, ना ये किसी का कोर्ट ऑर्डर है। ये जितने नाम ECL में पड़े जिनके आपने नाम लिए और जिनकी मिसालें मैं दे रहा हूँ, इनके नाम अदालतों ने नहीं डाले, इनके नाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने डाले। वो काला कानून जो कि कॉलोनियल दौर की याद ताज़ा करता है। नहीं तो उन आम लोगों को आप लोगों ने निकाल दिया, उनके नाम निकाल दिए या कि सिर्फ अपनी लीडरशिप की निकाल दिया? मैं अर्ज करता हूँ, हमने एक सूरत, हमारे पास एक ऑप्शन तो ये थी कि हम भी वो ताबेदारी करते जो ताबेदारी पिछली सियासी हुकूमत करती रही है कि सिर्फ अपने फायदे के काम करो और अपने मुखालफों को रगड़ा दो। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि उसके हम रूल्स अमेंड करते। तो हमने सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी दाखिला की मुशावरत से, मैं खुद वकील हूँ, 1997 से लेके आज तक 20 जजमेंट्स आई जब ये एक ट्रेंड शुरू हुआ कि ECL काला कानून है। और आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने तो कुछ वो ब्लैक लिस्ट और पासपोर्ट कंट्रोल वाला लॉ सेटिसाइड कर दिया जनवरी 2022 में। हमने वो रूल्स अमेंड किए और उसमें ये नए रूल्स शामिल किए कि 4 माह से ज्यादा किसी का नाम ECL में नहीं रहेगा, मासवाए उन लोगों के जो कि एंटी स्टेट, रियासत मुखालिफ मुकदमात या टेररिज्म या जासूसी के मुकदमात, सेंसिटिव नौयत के मुकदमात या एंटी नारकोटिक्स मंशियात और वो जो इमिग्रेशन एक्ट के जाली पासपोर्टों वाले कारोबार करते हैं, उनके अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज जो हैं वो 4 माह के लिए उनके नाम रहेंगे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं करती या मुकदमे का फैसला नहीं करवाती, तो वो फिर 90 रोज की एक्सटेंशन मांगेगी, जो कि हर तरह के मिलते जुलते तारड़ साहब, मोहसिन दावड़ का 4 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी तो हम सुन रहे थे कि आप लोग उनको वजीर भी बना रहे हैं, तो अपने लोगों के निकाल रहे थे, तो उनका नाम क्यों नहीं निकाला? मैं अर्ज करता हूं, मैंने जैसे कहा कि 2 कैटेगरीज ऑफ केसेस हैं, उसमें ECL कानून जो है वो 2 तरह के मुकदमात को डील करता है। एक है वो जो उन्होंने कहा कि ये एंटी टेररिज्म, रियासत मुखालिफ केसेस, नारकोटिक्स वाले वो जराइम हैं। दूसरे है जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये रोजमर्रा के क्राइम्स, बैंकिंग ऑफेंसेस, कर्जों वाले मामलात हैं। वो 2 कैटेगरीज है। अब उसके लिए हमें एक्ट में तरमीम भी करना है और रूल्स को भी कैबिनेट में दोबारा लेके जाना है। मैं तो खुद समझता हूं कि जो शख्स मुंतखब रुकन पार्लियामेंट है और उसकी अपनी फॉलोइंग है, उसको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हल्के की आवाज उठाने के लिए, कितनी ये अजीब बात है कि आप उस पर पाबंदियां और कदरें लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुल्क से बाहर नहीं जाएगा और आएगा नहीं। मैं तो, अगर आप मेरी जाती राय लेंगे, मैं तो ह्यूमन राइट्स का और फंडामेंटल राइट्स का मानने वाला और उसका दाई हूं। मैं तो समझता हूं कि ये कानून सरीहन गलत कानून है। किसी हद तक इसको होना चाहिए, इस हद तक कि जहां पे एक्सट्रीम अर्जेंसी के केसेस हों, आपको लगे कि ये बंदा जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आप उसको रोके, लेकिन उसके बाद हमेशा आपको केस को एग्जामिन करना चाहिए जब तक अदालत हुक्म ना दे, सेटिस्फाई होकर कि आप वाकई मुकदमे की जो प्रोसीडिंग्स के लिए इस शख्स को आप रोके, कहीं ये हैम्पर ना करे। किसी शख्स को इनडेफिनेटली आप ECL में नहीं डाल सकते, ना डाला जा सकता है, और यही रवायत और यही कानून है हमारे इस खित्ते के मुबालिक में। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ नहीं सीखा माजी से। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। तारड़ साहब, अब बहरहाल इमरान खान ने अपना एक बयानिया बना दिया है और वो कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलासों के बाद भी उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो वो अगर इस मामले का तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या अदालती कमीशन से, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस मामले को क्यों नहीं ले जाते? सुप्रीम कोर्ट का कमीशन क्यों नहीं बना देते? साफी साहब, बहुत शुक्रिया। ये भी एक बड़ा हसास मसला है और मैं समझता हूँ कि कौमी अहमियत का एक मामला है, चाहे उसको गलत तरीके से पुट्रे किया गया और अपने सियासी मकासद के लिए ये मुद्दा खड़ा किया गया। बिल्कुल जी, इसमें इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको पता है ना कि एक जो इशू है, जो सेंसिटिविटी इन्वॉल्व उन्होंने शो किया कि ये जो क्लासिफिकेशन के लॉज हैं, आपका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कि उसमें किस हद तक ये गुंजाइश मौजूद है। अगला चलते हैं इस पे। मैं समझता हूं कि हर मामले को आप अगर अदालत के सामने रख दें और अदालत को ही हर सियासी, गैर सियासी, समाजी मसले में लेके आए, तो शायद ये भी इतनी अच्छी बात नहीं है। हमारा जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज का अपना कानून है हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार भी है, काबीना के पास, कि वो इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे गैर मुतनाज़ा अदालती शख्सियात जो कि रिटायर होके आजकल लिखने या रिसर्च का काम या आर्बिट्रेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। माजी करीब में रिटायर होने वाले कई चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो बिल्कुल अनब्लेमिश्ड गए हैं, जिन पे कोई धब्बा नहीं है, उनके बारे में किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो मेरी ये ख्वाहिश भी होगी, अगर ये मामला इस तरफ चलता है तो हम अदालत पे बोझ डालने की बजाय और अदालत का वक्त जो कि आम साइलीन के केसेस निपटाने के लिए है, इस पे इस तरह का एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, और वो पूरी लगन के साथ इस मामले को 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन में सुन के उस पे अपनी रिपोर्ट जारी करे, ताकि उस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन आप लोग साबिक जजेस पे मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन के लिए तैयार हैं? हो सकता है, इसमें कोई ऐसा अमर माने नहीं है। हमारे बड़े बाइज्जत और बहुत कादावर रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत कादावर जजेस हैं जो रिटायर हुए। अभी रिसेंट पास्ट में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान गए हैं पिछले 5-7 सालों में जिनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता।
हमारे जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब रिटायर हुए हैं, वो बहुत नेक नाम जज हैं, बड़ी इंडिपेंडेंस के साथ उन्होंने कोर्ट की, और बहुत सारे नाम है। ये तो हुकूमत के लिए होगा कि वो काबीना में जाते हैं तो वो किन को रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है। अदालत का मैं साफी साहब कहूंगा कि क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी सूरत में और बड़े बिल्कुल वो मिनट्स एंटीडेट करके, तो जो अदालत ने अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शायद अदालत समझती है कि उनके और बहुत सारे करने के काम हैं, क्योंकि कानून मौजूद है और वो कानून इजाजत देता है कि हुकूमत वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे इंक्वायरी कमीशन, तो इन्हें इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। अनब्लेमिश रिकॉर्ड वाले गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हों या 2 या 3 जजेस की वो कमीशन बनाए, तो उसमें मैं कोई ऐसी बुराई नहीं देखता, बल्कि ये कौमी खिदमत होगी। ठीक, एक आप ह्यूमन राइट्स के बड़े दावेदार रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है पिछले कई सालों में वो नैब के ज़रिए हुई है, और ख़ुद चेयरमैन नैब का किरदार भी इंतहाई मुतनाज़ा रहा है। तो एक तो उनकी मुद्दत भी पूरी हो गई है, तो ये बताइए कि आप लोग इस चेयरमैन नैब को कंटिन्यू रख रहे हैं, इसको हटाना चाहते हैं, और नैब को बतौर इदारा बरकरार रखेंगे, कुछ तरामीम करेंगे, या किस सिरे से इसको एबॉलिश करेंगे? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, होगा तो वही जो कि काबीना और उसके बाद पार्लियामान तय करेगी। लेकिन जो अभी तक की सेंस है, मैं बिल्कुल शेयर किए देता हूँ। ये एक और कौमी अहमियत का मसला है। इस मुल्क की सियासत को जिस तरह से प्रागंदा किया गया है नायब के इदारे के जरिए से, ये सिर्फ मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही, ये जजेस के कलम से ये बातें लिखी गई, और वो भी जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ख्वाजा साद रफीक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 72 सफ़े की जजमेंट जारी की, और उन्होंने कहा कि नैब का इदारा ना सिर्फ ये वाला, इससे पहले वाले इदारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। उससे बढ़ के फुल कोर्ट में रेफरेंस हो रहा था नए जुडिशल ईयर पे, और चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ये बात हम बड़े दुख से कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। साफी साहब, हमारे पास दर्जनों ऐसे वाकयात और ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिनके फैसले करते हुए अदालतों ने कहा कि इसमें से कुछ नहीं निकला, और इन लोगों को साल, 2 साल, 1.5 साल, 18 माह जेल में रखा गया। अहद चीमा एक मिसाल है, वो प्रोजेक्ट जिसमें एक आने का नुकसान नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, 3.25 साल उसे जेल में रखा गया। तो नैब कानून को रिव्यू करने के लिए स्पेशल कमेटी काम कर रही है, 90% काम तकरीबन हो चुका है, ये सिफारिशात की हद तक है, और उसको सामने रखा गया है। जो साबका हुकूमत ने तरामीम की थी उनको भी, जो उससे पहले अपोजिशन ने तजवीज़ दी थी, फारूक साहब और सरदार याद सादिक साहब लोगों ने एक तरामीम का पैकेज पेश किया था, वो सारी सामने रखते हुए एक बैलेंस्ड पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें इस इदारे के बारे में जो आरा कायम हुई उनको सामने रखते हुए, और जो चेयरमैन के टेन्योर को सियासी मकासद के लिए बढ़ाया गया, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो ऑर्डिनेंस के विड्रॉल के लिए भी सिफारिश हो रही है जी कि वो फिलफौर किया जाए ताकि नया चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। नैब के देखें, एक अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इदारा सिरे से रहे ना, जहाँ पे कार्य सरकार हो रहा है वहाँ पे शिकायत भी होंगी, और एहतसाब एक ज़रूरी अमल है। चेक एंड बैलेंस के बगैर निज़ाम सल्तनत, निज़ाम हुकूमत नहीं चलता, और जहाँ पे जेन्युइन शिकायत हो रियासती पैसे के बेदरेग इस्तेमाल की और ज़िया की और मिसयूज़ की और रिश्वत सतानी की, वहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। लेकिन साफ़ी साहब, उसे इख्तियारात का घंटा घर भी नहीं बना देना चाहिए, और वो किसी एक फर्दे वाहिद की अना की तस्कीन का अदारा भी नहीं होना चाहिए। इसने मेरे खिलाफ जुबान खोली, इसको भी पाबंद सलासन कर दो, इसने उंगली उठाई है हम पे, इसको भी अंदर कर दो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगले 2 से 3 हफ्ते में एक जामे पैकेज कौम के सामने आएगा, और पार्लियामान में डिबेट करके इंशाअल्लाह उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वो नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत करती थी कि एक ऑर्डिनेंस दिया, उस पर फिर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और रबर स्टैम्प बना के रख दिया। पार्लियामान में साफी साहब 2-2 मिनट में ईवीएम का और नैब के वो प्रोसिक्यूटर साहब का जो कानून था और मशीनी इलेक्शन के कानून 1.5 मिनट में पास हुए, आप सब ने देखे। ठीक,
वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान आबाद रहे, खुशहाल रहे, आइन के मुताबिक चले, क़ानून के मुताबिक चले। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।